जय हिंद, जय भारत। कैसे हो बच्चों? मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। आज की कक्षा एक नई सूचना के साथ, एक बेहतरीन सेशन के साथ आज शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या है ये तो चीज आपको पता होनी चाहिए। बरसात का मौसम चल रहा है, सावन का मौसम चल रहा है और सावन में बारिश आए और मौसम सुहाना लगे तो समझ लीजिए आप स्वस्थ हैं। अगर मौसम सुहाना नहीं लग रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। बारिश का मौसम हो और सुहाना ना लगे, है ना, किसी की याद ना आए, मेरा मतलब है चाय पकौड़े की याद ना आए, आप कुछ और सोच रहे होंगे। मालूम है मुझे आपका दिमाग कहां चलता है, लेकिन वहां तक मत ले जाइएगा। मगर वो चाय पकौड़ों की याद ना आए तो फिर वो मौसम ही क्या। तो सावन के मौसम में पेश है आपके सामने एक बेहतरीन सा सेशन, एक बहुत अच्छा चीज। ये देख लीजिए आप, आर्द्रता, संतृप्त वायु, ओसांग बिंदु, संघनन, वर्षा, ओस और पाला। इन चीजों को बरसात के दिनों में स्पष्ट किया जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। लगता है कि जैसे बारिश हो रही हो। वो बारिश तब होगी बच्चों जब आप हमारी इस क्लास को लाइक करोगे और शेयर करोगे। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक करो, अभी से जो देख रहा है तुरंत लाइक बटन पे हाथ लगाओ और तुरंत शेयर करो। क्या मैं तुम्हें ऐसे बोल दूंगा फिर, जैसे बोलते हैं आजकल आते हैं व्हाट्सएप पे जो ऐड आते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं, ये मैसेज आप 15 को फॉरवर्ड नहीं करोगे तो शाम तक कोई बुरी खबर मिलेगी। तो तुरंत लाइक करिए, शेयर करिए एकदम। बस जिस देखा सुना कि डिस्कवरी चल रहा है तुरंत लाइक और तुरंत शेयर करा। ठीक है, चलिए कर दिया, मैंने देख लिया, आप लोगों ने कर दिया है। चलिए, आर्द्रता, संतृप्त वायु, ओसांग बिंदु, संघनन, वर्षा, ओस, पाला, ये एक प्रकार से एक ही चीज है। सारी चीजें अवस्थाओं के हिसाब से अलग अलग नाम रखा गया है, क्योंकि एक के बाद एक क्रमिक तरीके से सामने आते हैं तो नाम अलग अलग हो गया। बाकी चीजें करेंगे, क्रम से पढ़ते हुए चलते हैं। आर्द्रता, संतृप्त वायु, देखिए सबसे पहले देखते हैं आर्द्रता क्या होती है। आर्द्रता इसे बोलते हैं अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी। आर्द्रता क्या होती है? वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। एयर में जो जलवाष्प है उसकी मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अगर वायु में जलवाष्प की मात्रा 50 है और वायु में जलवाष्प की मात्रा 100 है तो मतलब क्या हुआ? जब वायु में 50 है तो आधी है, इसका मतलब बारिश हो भी सकते नहीं भी। और जब आर्द्रता 100% होती है तो बारिश के चांस भी मैक्सिमम होते हैं। तो आर्द्रता मतलब होता है वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अभी जलवाष्प क्या चीज है, ये कहां से आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, ये देखिए आप। जलवाष्प, आपको मालूम है जल एक ऐसा द्रव है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में है। ठोस के रूप में बर्फ या ओले, द्रव के रूप में जल यानी पानी, और गैस के रूप में जलवाष्प। जल ही जलवाष्प में बदलता है। देखो, जल का तिर्यक बिंदु, जल का तिर्यक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट, वो 0 डिग्री सेल्सियस है बच्चों। कितने? 0 डिग्री सेल्सियस। ये जल का तिर्यक बिंदु है। तिर्यक बिंदु मतलब क्या है? 0 डिग्री पर ही जल जमता है, यानी उसका हिमांक बिंदु भी कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री क्या है? सेल्सियस। 0 पर ही जल जमता है। हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जल पिघलता है, यानी गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु भी कितना है? 0 है। यानी मेल्टिंग पॉइंट भी 0 और मेल्टिंग पॉइंट भी 0 और फ्रीजिंग पॉइंट भी 0। 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जल वाष्पन होता है, वाष्पित होता है, यानी जल वाष्प में बदलना शुरू होता है। वेपोरेशन पॉइंट वो यही है इसका, 0 डिग्री सेल्सियस। तो तीनों बिंदु क्या हो गए इसके? एक हो गए। तो ट्रिपल पॉइंट जल का क्या होता है? एक ही होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जल का वाष्पीकरण, जल के वाष्पीकरण का मतलब होता है जल का वाष्प में बदलना। जल का वाष्प में बदलना। जल वाष्प कैसे बदलता है? देख लीजिए उदाहरण। आप कोई कपड़े धोते हो, निचोड़ते हो, पानी में डाल के बाहर रख देते हो, तो क्या बोलते हो उसको आप
कि कपड़ा आपने डाल दिया पानी में, भिगोया उसको, निचोड़ा और आपने सुखा दिया कपड़ा। जब आपने कपड़ा सुखा दिया है, फैला दिया कपड़ा, तो उसका पानी कहां चला गया? हवा में चला गया। तो जल वाष्प यानी जल वाष्प में बदल गया। आप घड़े में पानी रखिए, बाहर रख दीजिए, शाम को देखिए पानी मिलेगा, कहां गया पानी? सब उड़ गया। हमें पसीना आता है, थोड़ी देर बाद सूख जाता है, कहां गया पसीना? वाष्प बन गया। तो प्रत्येक तापमान पर ध्यान रखिएगा, प्रत्येक तापमान पर बच्चों जल वाष्प में बदलता है। प्रत्येक तापमान पर जल वाष्प में बदलता है। तापमान ज्यादा है तो वाष्पीकरण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तापमान कम तो वाष्पीकरण भी कम होगा। ये ध्यान रखिएगा। कैसे? आप देखते हो वाष्पीकरण का मतलब क्या है। अगर तापमान ज्यादा है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, घड़े का पानी क्या होगा? जल्दी खत्म होगा, तो वाष्पीकरण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तापमान कम तो वाष्पीकरण भी कम होगा। अगर ना तापमान की जब बात करिए भी, अगर हम बात करते हैं हवा की, अगर हवा तेज चल रही है तो वाष्पीकरण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। बोलिए कपड़ों को हवा में सुखा दो तो कपड़े क्या सूखेंगे बच्चों? कपड़े जल्दी सूखते हैं। चाय पीजिएगा, चाय पीजिएगा, चाय जरूर पीनी चाहिए। चाय पी के एनर्जी आती है। कि चाय में कौन सा होता है? तंबाकू। कौन सा होता है इसमें? निकोटिन। जो तंबाकू होता है ना, चाय में थीन होता है, थीन। थीन या थाइन बोलते हैं उसको। उसके थोड़ा सा जिसमें ना हल्का सा नशा होता है, लेकिन वो अब होता नहीं है, चला गई वो बातें। जब असली चाय पत्ती में होता है थाइन, इसमें नहीं होता। ये तो सब नकली पीते हैं हम लोग। ठीक है। हवा भी ज्यादा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्यादा है तो वाष्पीकरण भी क्या होगा? ज्यादा है। यानी आपने कपड़ा लिया, आपने ऐसे निचोड़ा पानी में और ऐसे रख दिया बिना फैलाए, और एक कपड़ा लिया, निचोड़ा और ऐसे फैला के रखा, ये फैला दिया, कौन सा जल्दी सूखेगा? फैलने वाला। कि क्षेत्रफल क्या होगा उसका? ज्यादा हो गया। आपने चावल लिए, गर्मा गर्म चावल, और लिए एक जगह ढेर मार दिया थाली में, और एक थाली में लिया चावल, उसको ऐसे फैला दिया, तो क्या होगा? वो जल्दी ठंडा होगा। यानी जब क्षेत्रफल क्या होगा? ज्यादा है, तो वाष्पीकरण भी क्या होगा? ज्यादा। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण कम होगा। बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं। बरसात के दिनों में हमारे शरीर से पसीना कम सूखता है कि बाहर जलवाष्प की मात्रा क्या है? ज्यादा है। जब जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है तो वाष्पीकरण कम होता है। जब जलवाष्प ज्यादा है वायुमंडल में तो क्या होगा? आप देख लीजिए, कूलर जो है, वो कूलर जो होता है वो मई जून में कितना अच्छा काम करता है, सारा पानी खत्म करता है 2 घंटे में ही। लेकिन बरसात के दिनों में क्या करता है कूलर? पानी समाप्ति नहीं होता, दूसरी कूलर की ठंडी हवा भी नहीं लगती। कारण क्या है? जल वाष्प की मात्रा ज्यादा है, वो कूलर उस जल को वाष्प में बदल नहीं पा रहा है। जब बदल नहीं पा रहा है, तापमान गिर नहीं रहा है, इसलिए आपको कूलर की हवा ठंडी इन दिनों नहीं लगती, जैसे कि मई और जून में लगती है। एसी का काम करता है? एसी काम करता है अंदर से जलवाष्प को निकालने की, जलवाष्प को बाहर निकालता है एसी, और बाहर पानी रूप में उसको इकट्ठा कर देता है। तो वाष्पीकरण समझ गए होंगे। अब ये देखिए आप, इस पृथ्वी पर वाष्पीकरण सबसे ज्यादा कहां होगा? इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा वाष्पीकरण कहां होगा बच्चों? देख लीजिए आप, ये आपकी भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है बच्चों? ये आपकी भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये दक्षिणी हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। भूमध्य रेखा के आसपास तापमान ज्यादा होता है, 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे भूमध्य रेखा पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा। वाष्पीकरण क्या होगा? ज्यादा है। जो महाद्वीप है, जैसे आपका महाद्वीप है ये, तो यहां तो 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे वाष्पीकरण ज्यादा होगा। जो ये आपका समुद्री इलाका है, यहां दक्षिण में 20 डिग्री तक होता है, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक वाष्पीकरण ज्यादा होता है। यहां धीरे वाष्पीकरण क्या होगा? कम। तो जलवाष्प की मात्रा ज्यादा कहां होगी? भूमध्य रेखा पर होगी। कम कहां होगी? ध्रुवों पर होगी। यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ा जाए, यानी ऐसे चला जाए, भूमध्य रेखा से कैसे ध्रुव की ओर आया जाए, तो बच्चों जलवाष्प की मात्रा
घटती है। और यहां जलवाष्प की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। जलवाष्प ज्यादा होती है जब तो भूमध्य रेखा पर बारिश ज्यादा होती है। भूमध्य रेखा पर प्रतिदिन 2 बजे के बाद बारिश होती है, उसे बोलते हैं संवहनीय वर्षा। क्या बोलते हैं? संवहनीय वर्षा बोलते हैं बच्चों, उसको ध्यान रखना इस बात का। ठीक ना? चलिए देखो, ये तो आपका वाष्पीकरण क्या हो गया? वाष्पीकरण। अच्छा, अब आवर्त के बारे में देखते हैं। एक होती है सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता ये क्या होती है? इसको हम प्रतिशत के रूप में ज्ञात करते हैं। जब भी ना कभी भी, अभी आप अगर कुछ देखते होंगे, आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि जब हम देखते ना बारिश होगी कि नहीं होगी आज, तो हम उसमें देखते हैं कि भाई 100% बारिश दिखा रहा, 40% बारिश दिखा रहा, तो आर्द्रता के आधार पर दिखाता है कितनी ह्यूमिडिटी है, उसके आधार पर दिखाता है। और कौन सी आर्द्रता होती है? वो सापेक्षिक आर्द्रता होती है। कौन सी? सापेक्षिक। ये होता है किसी ताप पर, यानी किसी टेम्परेचर पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा, किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा क्या बोलते हैं बच्चों? देखो इसका अनुपात क्या है? उसी ताप पर वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता, वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता को बोलते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। और गुणा 100, गुणा कितना? 100, गुणा 100। गुणा 100। किसी ताप पर जलवाष्प की मात्रा, वायु में जलवाष्प की मात्रा बटे उसी ताप पर वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता गुणा 100 के अनुपात को बोलते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। अगर मैं कहूं इस कमरे के अंदर इतनी वायु आ सकती है, भाई इतनी जलवाष्प आ सकती है इस कमरे के अंदर, इस वायु में, इसकी क्षमता मान ले इतनी है। अगर क्षमता 2 है और ये 1 है, किसी ताप पर क्या है? जलवाष्प की मात्रा कितनी? हमने कहा 1 इकाई है। क्षमता कितनी है? 2 इकाई। तो 1/2 गुणा कितना हो जाएगा? 100। तो उसकी सापेक्षिक आर्द्रता हो जाएगी। अगर किसी वायु में उसकी क्षमता के बराबर जलवाष्प आ जाए, यानी उसकी क्षमता 2 थी और जलवाष्प भी 2 इकाई और क्षमता भी कितनी? 2, तो गुणा 100 कितना हो गया? पूरा 100% हो गया। कितना हो गया? 100%। और जिस ताप पर कोई वायु, जिस ताप पर कोई वायु पूरी तरह संतृप्त हो जाए, यानी उसकी क्षमता के बराबर जलवाष्प आ जाए, उसे ओसांग बिंदु बोलते हैं। तीनों पॉइंट यहीं से क्लियर हो जाएंगे। सापेक्षिक आर्द्रता, किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा मतलब इतनी थी, उसी ताप पर फिर अगर ताप बढ़ जाएगा तो जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी ना। उसी ताप पर वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता कितनी है, यानी उस वायु में कितनी जलवाष्प आ सकती है, इसको देखते हैं। तो कितनी आ सकती है? हमने कहा 2 आ सकती है, 2 ही है, तो 2/2 गुणा कितना? 100। तो कितना होगा? 100% होगी। इसे बोलते हैं संतृप्त वायु। क्या बोलेंगे? संतृप्त वायु। यानी जब किसी वायु में उसकी क्षमता के बराबर जलवाष्प आ जाए, यानी किसी वायु में उसकी क्षमता के बराबर जलवाष्प आ जाए, तो उसे ऐसी वायु बोलते हैं संतृप्त वायु। सैचुरेटेड एयर बोलते हैं उसको। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब होता है संतृप्त हो गया, पूरी तृप्त होगी, आत्मा बिल्कुल प्रसन्न होगी, 100% होगी। तो 100% का मतलब होता है संतृप्त वायु। और जिस तापमान पर कोई वायु संतृप्त हो जाए, जिस तापमान पर कोई वायु संतृप्त हो जाए,
उस तापमान को, उस बिंदु को बोलते हैं ओसांक बिंदु। क्या बोलेंगे? ओसांक बिंदु। याद रहेगी बात? जो सुनो दोबारा बात, जिस तापमान पर कोई वायु पूर्णतः संतृप्त हो जाए, यानी उसकी क्षमता के बराबर उसमें जलवाष्प आ जाए। इस कमरे के अंदर जितनी क्षमता थी, इसकी 2 इकाई क्षमता थी, इसमें 2 जलवाष्प हो गई, 2 ही इकाई इसमें जलवाष्प आ गई, तो कितने की सापेक्ष आर्द्रता? 100%। यानी संतृप्त वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 100% होनी चाहिए। और जिस तापमान पर होगी, जो वो तापमान होगा, उस तापमान को बोलेंगे ओसांक बिंदु। क्या बोलेंगे उसको? ओसांक बिंदु। ड्यू पॉइंट बोलते हैं इसको। उम्मीद करता हूं तीनों बात समझ गए होंगे। सापेक्षिक आर्द्रता समझ गए होंगे, संतृप्त वायु समझ गए होंगे। संतृप्त वायु की सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होगी? 50%, 100% होगी। और जिस तापमान पर उसका बोलेंगे उसे ओसांक बिंदु बोलेंगे। तीनों बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओसांक बिंदु हो गया, संतृप्त वायु हो, ठीक। अब होता है संघनन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बोलते हैं इसको, संघनन। संघनन क्या होता है सुन लीजिएगा। किसे बोलते हैं संघनन? संघनन का मतलब होता है जब वायु संतृप्त हो, पूरी तरीके से वायु क्या हो? संतृप्त हो। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब वायु में उसकी क्षमता के बराबर जलवाष्प आ जाती है। अच्छा, क्योंकि संघनन हमेशा किसी न किसी बिंदु पर होता है, तो बच्चों उन्हें बोलते हैं आर्द्रता ग्राही नाभिक। आर्द्रता ग्राही नाभिक, ये धूल के कण होते हैं, ये धुएं के कण होते हैं। धुएं के कण होते हैं जो उल्का पिंड उल्कास में जाते हैं, उस मिट्टी के धूल के कण होते हैं। धूल कण होते हैं, नमक के कण होते हैं, नमक के कण होंगे। संघनन मतलब क्या? आर्द्रता ग्राही नाभिक जो होते हैं, इन बिंदुओं के बिना संघनन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। संघनन की प्रक्रिया कब शुरू होगी? जब ये तीनों बिंदु काम करेंगे। ये जब होंगे, जैसे कोई बिंदु, ये कोई धूल का कण है, ये कोई कण है धूल का, ये कोई नमक का कण है, ये कोई अन्य कण है, ये अन्य कण है, ये अन्य, ये पूरे वायुमंडल में फैले हुए हैं। ये ऐसे कण होते हैं जो जलवाष्प को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये जलवाष्प को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इनके पास की वायु पूर्णतः संतृप्त होगी। क्या पूर्णतः संतृप्त होगी? जब इनके आसपास की वायु पूर्ण संतृप्त होगी, यानी उनकी क्षमता बराबर जलवाष्प आ गई। तो जब क्षमता के बराबर जलवाष्प आ गई और इनके अंदर भी जलवाष्प भरी हुई है, तो यहां पर संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जो जलवाष्प थी वो वापस जल के रूप में प्रकट होने लगती है। किसमें? वो वापस जल के रूप में प्रकट होने लगती है ना। वापस कहां जाएगी? जल में। ये बूंद बनती है, तो उसे बोलते हैं संघनन की प्रक्रिया। ये वाष्पन का ठीक उल्टा है संघनन। वाष्पन क्या? जल का वाष्प में बदलना। संघनन क्या? वाष्प का वापस जल में बदलना। पर वाष्प जल में कब बदलेगी? जब आर्द्रता 100% हो, है ना। जब वायु क्या होगी? पूरी तरह संतृप्त होगी। संघनन का एक उदाहरण एक बहुत अच्छा होता है, जब आप कांच के उसमें क्या नाम, स्टील के गिलास में ठंडा पानी रखते हो, आप बिल्कुल ठंडा पानी लाओ फ्रिज से निकाल कर, और आपने उस पर रख दिया, तो स्टील के गिलास के चारों ओर पानी के छोटे छोटे कण जम जाते हैं। वो संघनन का ही उदाहरण है। कैसे? स्टील जो होती है उष्मा की सुचालक होती है। अब स्टील का गिलास था, कोई जैसे कोई गिलास था स्टील का, ये कोई गिलास है स्टील का, आपने पानी भर दिया इसके अंदर। जब आपने इसके अंदर पानी भर दिया, तो इसके आसपास की जो वायु होगी, कि अब तापमान बाहर ज्यादा है, ऐसा तो गर्मियों सर्दियों में ऐसा नहीं होता है। गर्मी में ऐसा होता है कि गर्मियों में बाहर जलवाष्प की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। गर्मी में तापमान क्या होता है? ज्यादा है। वाष्पीकरण क्या होगा? ज्यादा है। तो जलवाष्प की मात्रा क्या होगी? ज्यादा है।
सर्दियों में तापमान क्या होता है? कम। वाष्पीकरण क्या होगा? कम। जलवाष्प की मात्रा क्या होगी? कम। तो जलवाष्प जब ज्यादा है, जलवाष्प क्या ज्यादा है, तो आसपास के जो धूल के कण हैं या मिट्टी के कण हैं जो आसपास जो हमको दिखते नहीं है, और यहां की वायु पूरी तरह क्या होगी? संतृप्त होगी इस ठंड की वजह से। तो आसपास जो कण होते हैं जो स्टील के बर्तन में बैठे होते हैं वो अंदर से ठंडक प्राप्त करते हैं, और जैसे वहां से ठंडक प्राप्त करते हैं उनका शीतलन शुरू हो जाता है, और उन बिंदुओं पर जो धूल कण बाहर चिपके हुए हैं उन बिंदुओं पर धीरे धीरे वो जो जल वाष्प जो बाहर आई, वो जो उस पर जो जल वाष्प बाहर थी पहले से ही, वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है। भाई गिलास, स्टील का गिलास, कहते हैं जो पानी है, क्या स्टील को तोड़कर पानी बाहर निकलना? नहीं, जो बाहर की जलवाष्प है, जो जलवाष्प यहां है वो ठंडी हो रही है। अगर यही गिलास किसका हो? कांच का हो, तो ये प्रक्रिया नहीं, क्योंकि कांच उष्मा का कुचालक होता है ना। तो ये सुचालक है, ये बाहर की तापमान को अंदर लाने का प्रयास करेगा। जब क्योंकि उष्मा चलती है उस तापमान से निम्न तापमान की ओर, यहां तापमान कम, यहां तापमान ज्यादा है, तो उष्मा चलेगी। जब चलेगी तो यहां का तापमान क्या होगा? कम होगा। जब तापमान कम होगा, जलवाष्प है बाहर ज्यादा मात्रा में, तो यहां की जो इसके जो आसपास के जो कण है जिसके चिपके हुए बर्तन से, वो कण तुरंत संघनन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, और वो वाष्प किसमें बदल जाएगी? वो जल में बदल जाएगी। अब जब ये वाष्प जल में बदलती है, जब ये वाष्प जल में बदलती है, तो ये जो जल से बूंद बनती है, क्या बनती है? बूंद बनती है, बूंद बनती है, और यही बूंद बारिश बनकर नीचे टपकती है। जब यही बूंद गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होती है? नीचे आती है, तो उस गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बूंद बारिश बनकर नीचे टपकने लगती है। इसे बोलते हैं संघनन, तो बारिश होने लगती है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया ये संघनन जो होता है ये ऊपर हो रहा है, आसमान में हो रहा है। जब ये संघनन की प्रक्रिया धरातल पर होती है, जो मिट्टी है, पत्थर है, पेड़ पौधे हैं, पत्ते हैं, कुर्सी है, मेज है, अगर यहां पर होती है, अगर ये प्रक्रिया धरातल पर हो रही है, पृथ्वी के यानी यहां हो रही है, बिल्कुल इस पर, यानी पत्ते पर हो रही है, मिट्टी पर हो रही है जो संघनन की प्रक्रिया है, तो ओस पड़ती है। क्या पड़ती है? ओस। बस इतना ही अंतर है बूंद बनने में और ओस बनने में। ओस बनने के लिए रात लंबी होनी चाहिए, दिन में तापमान अधिक होना चाहिए, रात में बादल नहीं होने चाहिए, हवा हल्की हल्की चलनी चाहिए। तो जब संघनन की प्रक्रिया होगी वो धरातल पर होगी, नीचे होगी। जब संघनन की प्रक्रिया नीचे होगी तो जो पेड़ पौधे पर ना ओस की बूंद बन जाती है, तो ओस की बूंद वो संघनन से ही बनती है, और वो तब होगा जब रात लंबी होगी, रात शांत होगी और बादल रहित होगी, बादल नहीं होंगे, और दिन में तापमान अधिक रहा होगा। और आपको मालूम भी होगा, बड़े लोग कहते हैं अब दिन में बहुत गर्मी है, सर्दियों में आज रात को ओस जरूर पड़ेगी। पर ओस के लिए जरूरी होता है कि जो ओसांग बिंदु है हमारा, ओसांग बिंदु हमारे किससे? हिमांक बिंदु से ऊपर होना चाहिए। हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट नीचे, और ये कैसा हो? ऊपर हो, यानी ये तो होना चाहिए 0 डिग्री से ऊपर। हिमांक कितना पानी का? 0 डिग्री है, तो हमारे 0 डिग्री से ऊपर होना चाहिए ओसांक। जब ओसांक और हिमांक एक हो जाएगा, या फिर ये कह लो जब ओसांक हिमांक से नीचे जाएगा तो पाला पड़ेगा। क्या पड़ेगा? पाला, यानी तुषार। क्या बोलते हैं पाले को? तुषार कहते हैं। पाले कहते पाले को तुषार कहते हैं, तो तुषार पड़ता है। सुनिए दोबारा बात मेरी, यदि ओसांक बिंदु हिमांक बिंदु के बराबर है, किसके? हिमांक के बराबर है, या ओसांक बिंदु हिमांक से नीचे है, ओसांक क्या हिमांक से नीचे है, तो पाला पड़ता है। और ओसांक हिमांक से ऊपर है तो ओस पड़ती है। ओसांक क्या हिमांक से ऊपर है तो ओस पड़ेगा, नीचे तो क्या पड़ेगा? पाला पड़ेगा। बाकी सब कंडीशन सेम है। दिन में तापमान ज्यादा है, रात बादल रहित हो, हवा धीमे धीमे चल रही हो, इस तरह रात लंबी हो, तो पड़ती है ओस हिमांक। बारिश कैसे होती है मैंने आपको बताया ही है। संघनन होगा, ये होगा। तो अब जो बरसात कहते हैं, जैसे बरसात के दिन चल रहे हैं, सुहाने दिन चल रहे हैं, ठीक ना, तो इसमें बादल ज्यादा बने होते हैं, गर्माहट ज्यादा होती है, तो वायुमंडल जलवाष्प की मात्रा क्या है? ज्यादा होती है। जिस क्षेत्र में 80% से ऊपर आर्द्रता आने लगती है और तापमान थोड़ा ज्यादा होता है, तो वहां पर बारिश के चांस ज्यादा दिखाता है नेट। कारण क्या है कि जब तापमान ज्यादा है
तो इसमें वायु और आएगी, इसमें जलवाष्प और ज्यादा आएगी। तो अनुमान लगा लेते हैं कि 7 बजे तक इतनी जलवाष्प रहेगी, आर्द्रता रहेगी। जैसी आर्द्रता 100% होगी तुरंत बारिश होना शुरू हो जाएगी। 100% आर्द्रता हुई बारिश नहीं होगी। जब तक वायु संतृप्त नहीं होगी जब तक बारिश नहीं होगी। संतृप्त होना क्या है, जरूरी है। और संतृप्त मतलब होता है कि वायु में उसकी क्षमता के बराबर जलवाष्प आ जानी चाहिए। जब जलवाष्प आधी क्षमता के बराबर तुरंत हो जाएगी बारिश, है ना। तो ये तो होती है आपकी ओसांक बिंदु, संघनन की प्रक्रिया, वाष्पीकरण, जलवाष्प, ओसांक, हिमांक, पाला, इन्हीं तुषार में अंतर क्या होते हैं, ठीक है ना। बहुत सी चीज मैंने आपको बताई है आज। कई बार एग्जाम में आते कि पाले के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है। तो ध्यान रखना, पाले के लिए एक बात ना, पाला या पड़े या ओस पड़े, बादल नहीं होने चाहिए रात में। अगर रात में बादल है तो तापमान बढ़ा रहेगा। जब तापमान बढ़ा रहेगा तो हमको तुरंत वायु संतृप्त नहीं होने की, कि जब तापमान बढ़ेगा ना उसके अंदर जलवाष्प आती रहेगी। संतृप्त नहीं होने की वायु, संतृप्त वायु तब होगी जब एक तापमान कम होगा। जैसे हम ऊपर जाते हैं तल से तो तापमान धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप कम हो जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, तापमान कम होता है। जैसे ऊपर जाए तापमान होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो ओसांक बिंदु आसानी से मिल जाता है और वायु आसानी से संतृप्त हो जाती है और बारिश होने लगती है। ठीक बच्चों, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर नहीं करे हैं तो आप देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।